हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। केवल उन बच्चों के लिए है जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन ले रहे हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से, जैसा कि पिछली बार बच्चों ने किया था, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, तो आपका भी फॉर्म निश्चित तौर पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जानकारी है नहीं और ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें फिलअप होती है, वो तो अलग की चीज़ है, लेकिन हर बार आपको मालूम है कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये पॉलिटेक्निक के बच्चों का ही फॉर्म है। यहाँ पे आपको शिक्षण संस्थान दिख रहा होगा, संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, लखनऊ में, जो लखनऊ के पास ही है, मतलब कि जगदीशपुर अमेठी में है। लखनऊ से लगभग कहिए कि 60-70 किलोमीटर दूरी पे ये कॉलेज है आपका। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक के बच्चों का ही फॉर्म है। तो यहाँ पे इस बार क्या नई चीज़ें ऐड होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी लगने वाली हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक किए रहेंगे कि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई जानकारी आए, चाहे आपकी पॉलिटेक्निक अर्थात बीटीपी से संबंधित हो, आपके बोर्ड से संबंधित हो, चाहे आपके लायक कोई भी जानकारी हो, यूपी स्कॉलरशिप की हो या फिर जो भी जानकारी हो, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। बीटीपी की जो आपकी क्लासेज वगैरह चलती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, सेकंड सेमेस्टर अर्थात कहिए कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए क्लासेज वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी के लगभग बताए जाते हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पर डायरेक्टली क्लिक करके या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके टेलीग्राम पे जाएंगे। जो यूट्यूब चैनल का नाम है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में। जाहिर सी बात है कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ होगा तो जो आपकी फीस लगती है 10,370, 11,000 मान ली मोटा मोटी, तो आपकी स्कॉलरशिप जो आएगी वो 12,000 आएगी, या फिर कहिए कि 14,000 आएगी, या फिर किसी किसी बच्चे की 15,000, 16,000 भी आती है। ये गवर्नमेंट के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एडेड कॉलेज में जाते हैं, मान लीजिए कि आपके 20-22,000 फीस लगता है, तो उसी के आसपास आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो जितना फीस लगा है 30-32,000, उसी के आसपास आपको 30-32 के आसपास आपको, या फिर 28,000-29,000 के आसपास आपने, मतलब लगभग जितना फीस लगता है उसके आसपास आपको स्कॉलरशिप की राशि देखने को मिलती है। उतना पैसा आपको शासन के द्वारा वापस कर दिया जाता है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार से ये नए नियम कुछ ऐड हो रहे हैं और बच्चों के पास जानकारी रहती नहीं है, वो गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। सबसे पहले तो जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो जो बेसिक से डिटेल्स वगैरह मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं, ठीक है, किस सेक्शन में क्या रहता है वो भी मैंने आपको बताया था। एक जो है मैंने आपको नहीं बताया था, जो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें एनपीसीआई से आपका मैप्ड होना चाहिए। एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आपका जो बैंक अकाउंट है वो मैप्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, वेरीफाइड भी हो गया, जब पैसा भेजा जाता है तो पता चलता है कि ऑटोमेटिकली एनपीसीआई हट जाता है, तो इसको आपको चेक करते रहना है। मोबाइल फोन से भी आप एनपीसीआई करा सकते हैं, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा फैक्ट एक्स्ट्रा चैनल के माध्यम से, ठीक है, जो यूपी स्कॉलरशिप का चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल फोन से घर बैठे अगर आपका एनपीसीआई नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। फिर बात आती है डिजी लॉकर की। आपके डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसके लिए भी एक आईडी बनानी पड़ती है, ठीक है, लगभग नॉर्मल सा सिंपल सा प्रोसेस होता है, उसमें लगभग कुछ करना नहीं होता है, बड़ा ही सिंपल सा। आपके आधार का एक तरीके से कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन है, फिर आपके आधार का भी ऑथेंटिकेशन होगा। तो ये तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, मान लीजिए कि आप अपने स्तर से फिलअप कर रहे हैं या फिर साइबर कैफे से फिलअप करा रहे हैं, जहां से भी फिलअप करा रहे हैं, तो चलिए वो सारी चीजें तो आपके धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन जो पिछली बार से नियम लागू हुआ था और बहुत सारे बच्चों का फॉर्म इसी कारणवश रिजेक्ट हो गया था, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया था, वो रीजन यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चों का, और उसमें आपका जो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आता है, उसमें रीजन मेंशन हुआ रहता है कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ था। तो उसमें बच्चों के रीजन में मेंशन था कि सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि उन्होंने खुद स्वयं का अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था। पहले क्या होता था, जब 2022 के पहले की बात करें, 2022 तक भी चल गया था कि बच्चे अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाते थे, उसमें लगा देते थे। लेकिन अब क्या हो गया है,
आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके रहेंगे, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र लगेगा वो आपके पिताजी के नाम का रहना चाहिए, और उसमें आपके पिताजी का नाम और आपके पिताजी का नाम। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके नाम से जब बनता है, मान लीजिए कि आपका नाम रोहित है तो आपका नाम रोहित रहेगा, और आपके पिताजी के मतलब कि जो आपके गार्जियन होंगे उसके नाम में आपके पिताजी का नाम रहेगा। लेकिन अब जो आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र लग रहा है तो वो आपका नहीं लग रहा है, आपके पिताजी का लगेगा, यानी कि आपके पिताजी का नाम रहेगा, और उसमें अभिभावक में उनके पिताजी का नाम, यानी कि किसके वो पुत्र है तो मतलब कि आपके दादाजी का नाम वहाँ पे रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके नाम से अब इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लग रहा है। और पिछली बार की बात करें, इसी कारणवश बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है, देखिए आवेदक के माता पिता या फिर अभिभावक। यहाँ पे अभिभावक मेंशन है, अभिभावक का मतलब क्या है, माता पिता का मतलब है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि हाँ माता जी या फिर माता, अगर आपके माता जी या पिताजी का आप लगाएंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है तो अपने माता जी का लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि किसी केस में मतलब कि मान लीजिए कि माता जी भी पिताजी भी दोनों लोग नहीं है, तो इस केस में आप जिसके यहाँ रहते होंगे, अपने चाचा चाची नाना नानी जिस भी रिश्तेदार के यहाँ रहते होंगे, जो भी आपके अभिभावक होंगे, उनका आप इनकम सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आवेदक के माता पिता, यानी कि आवेदक आप हो गए, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके माता पिता या फिर अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति निर्धारित प्रारूप पर, निर्धारित प्रारूप क्या है, 2 लाख रुपए से आपकी फैमिली के जो मतलब वहाँ के जो भी मान लीजिए आप अपने अभिभावक किसी रिश्तेदार का लगा रहे हैं, आपका माता पिता नहीं है, या फिर आप अपने पिताजी का लगा रहे हैं, तो आपके जो फैमिली की इनकम है 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ओबीसी के लिए और जनरल के लिए है, SC ST के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो लगभग सभी बच्चे बनवा लेते हैं, 42,000 50,000 ऐसे करके आपकी वार्षिक आय होती है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, चलिए वो तो आपका लगेगा। देखिए आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जब इनकम सर्टिफिकेट की बात आ रही है तो आवेदक के माता पिता या फिर अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अब चूंकि जो आपका वेरिफिकेशन हुआ है, अभी आपने देखा होगा जो आपका जो नए बच्चे खास करके आ रहे हैं, तो अभी आपका क्या हुआ है, DV हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ है, सारे काम वगैरह हुए हैं। तो DV में क्या लगा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहिए कि अपने नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, वहाँ पे उनका चलिए कि हाँ ये लगेगा ऐसे लगेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक अपने पिताजी के नाम से या फिर अपनी माता जी के नाम से एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। लगभग 100 रुपये, जहाँ तक मुझे मालूम है 100 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा। और इस 100 रुपये के चलते अगर आप मान लीजिए नहीं बनवाते हैं, अपना लगाते हैं किसी कारणवश, और पिछली बार ये भी हुआ था कि बहुत सारे बच्चों का वेरीफाइड भी हो गया था, लेकिन जहाँ जहाँ पे कहिए कि सही तरीके से जांच हुई, वहाँ पे कभी कभी तो कॉलेज से ही रिजेक्ट कर दिया गया कि हाँ आप अपने पिताजी का दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि तुरंत मांगेंगे तो तुरंत कैसे होगा, और 2-4 दिन का समय मिलता है, तो इस केस में उनका रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे 100 रुपये तक का खर्चा आएगा। तो अपने पिताजी के नाम से भी आप कह देंगे अपने पिताजी को, घर पे अगर आप मान लीजिए कॉलेज वगैरह चले आए होंगे तो वो एक बनवा लेंगे, और कहिए कि ऑनलाइन तरीके से भेज देंगे, यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा करके आप फिर से कहिए कि जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें लगा देंगे, ठीक है। अगर आप अपना लगाते हैं तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पिछली बार की मैं स्थिति बता रहा हूँ, लगभग 90% बच्चों का कहिए कि रिजेक्ट हो गया था। जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट अर्थात पॉलिटेक्निक हम इसमें बात करें इस वीडियो में, और भी जितने बच्चे हैं जैसे कि जो कोर्स वगैरह करते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे करिए BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक बीटेक, मतलब जो भी 12th के पास या फिर 10th के बाद 12th पास होकर या फिर 10th पास होकर जो भी कोर्स किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों का यही समस्या आया था कि हाँ सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट के चलते उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। और बहुत सारे बच्चे जानते नहीं थे, उनको पता भी नहीं था। बाद में वो हमसे कह रहे हैं सर मुझे तो पता ही नहीं था, पहले तो ऐसे लगता था, हमने ऐसे ही लगा दिया था तो मेरा रिजेक्ट हो गया था। और रिजेक्ट होने के बाद से जैसे ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो जो भी आपका पैसा आना होता है वो पैसा आपका डूब जाता है। उसके बाद से रिजेक्ट होने के बाद से आप फॉर्म में कुछ नहीं कर सकते, ना ही करेक्शन का आपको मौका मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों का, ठीक है, तो आपके लिए मैं आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद से इस बार 2024-25 के लिए जो फाइनल प्रिंट आउट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या आपको गलती नहीं करनी है। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कहिए कि बिना काउंसलिंग के क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। तो पिछली बार कई सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ था जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया हुआ था। क्योंकि अब ये हो गया है कि GCAP की बात करें तो GCAP में तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो नहीं रहा है,
वहाँ पे जो बच्चे काउंसलिंग में के पार्टिसिपेट किए थे उन्हीं का एडमिशन हो रहा है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आप नॉन काउंसलिंग यानी कि बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन लेते हैं तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे जो किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए थे तो उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था तो उनका रिजेक्ट हो गया था, और रिजेक्ट में नॉन काउंसलिंग मेंशन करके आ रहा था। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।